नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अपना करंट अफेयर का आज ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपना मैप अपने सामने रख लिया होगा, जिससे कि अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को उसी टाइम अपडेट करते चलें, ताकि माइंड में जो लोकेशन है वो क्लियर होती चले। तो हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश क्वाड और ऑकस दोनों का हिस्सा है? क्वाड एक समूह है, ऑकस भी एक समूह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो दोनों में सम्मिलित है। देखते हैं। पहले तो आपको क्वाड और ऑकस के बारे में कितना पता है ये जानकारी होनी चाहिए। तो क्वाड मतलब होता है 4 देश शामिल है इसमें। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड 4 देशों का समूह है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इनका उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसमें जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके हितों की रक्षा करना और जितनी भी वैश्विक चुनौतियां आ रही हैं उनका सामना करना। साथ ही यह मुक्त, खुले, समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। अब हम देखते हैं ऑकस के बारे में। ऑकस में कितने देश सम्मिलित हैं? ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है, EU से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, और UK से आपका ब्रिटेन हो गया, और US से आपका अमेरिका हो गया। तो A से ऑस्ट्रेलिया, UK से ब्रिटेन, US से अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इसमें एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है ऑकस। इसके तहत तीनों देश जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं परमाणु पनडुब्बी निर्माण जैसे क्षेत्रों में खुफिया एवं उन्नत तकनीक साझा करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग, परमाणु पनडुब्बी का निर्माण। तो इन तीनों में जो ऑकस है और क्वाड है, इन तीनों में जो है अमेरिका कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में क्या है? अमेरिका कॉमन है। क्वाड में कौन थे? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। तो अमेरिका इन दोनों में ही क्या है? कॉमन है। अभी हाल ही में एक और नया समूह बना है जिससे I2E2 आपने सुना होगा। I2 और U2 जिसे पश्चिमी क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो I2 का मतलब इसमें क्या है और E2 का मतलब क्या है बताइए जरा। I2 मीन्स इंडिया और इजराइल, और UT का मतलब है UAE और US। ओके, UAE और US 4 देशों का समूह है I2E2। इसको पश्चिमी क्वाड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य बताइए कौन सा सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य? हाल ही में क्या हुआ है, हमारा नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल शुरू की है। यह पहल एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई है। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल शुरू की है एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने के लिए। दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाज 2 भागों में बटे होते हैं। पहला मोटा अनाज जिसमें ज्वार और बाजरा आते हैं, और दूसरा होता है मोटा अनाज जिसमें लघु अनाज रहते हैं, बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज, जैसे कि रागी हो गया, कंगनी हो गया, कोदो, कुटकी, चीना, सावा। ये दूसरी श्रेणी के मोटे अनाज होते हैं। तो बाजरा के बारे में हम देखते हैं कैसी फसल है। बाजरा को अक्सर हम सुपर फूड कहते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर अनाज। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो सुपर फूड की इसको संज्ञा दी जाती है। राजस्थान जो है बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा राज्य शामिल है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यहाँ पर चर्चा हुई है तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना 1961 में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1961 में की गई थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने, भुखमरी की स्थिति से निपटने, जो सस्टेनेबल गोल का गोल नंबर 2 है, भुखमरी की समाप्ति,
वो इसी का लक्ष्य है। WFP जो है सस्टेनेबल SDG 2 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भुखमरी की समाप्ति 17 SDG लक्ष्य हैं, जिसमें जो दूसरे नंबर का है वो भुखमरी की समाप्ति से ही संबंधित है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने, भुखमरी की स्थिति से निपटने के लिए 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेयर द मील वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक पहल है। शेयर द मील वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण एवं स्कूल फीडिंग कार्यक्रमों से लेकर आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा किल स्विच क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा किल स्विच क्या है। ऑप्शन के आधार पर आप आंसर दीजिए। किल स्विच के बारे में क्यों चर्चा की गई है यहाँ पर। तो हाल ही में उबर फाइल्स जो उबर टैक्सी होती हैं, उबर फाइल से पता चला है कि कंपनी ने संवेदनशील डेटा को नष्ट करने के लिए कथित तौर पर किल स्विच तैनात किए थे। किल स्विच तकनीक से सरकारी छापेमारी से बचने में मदद मिली। ऐसी तकनीक जिसमें रेड की भनक मिलती है, जैसे रेड पड़ने वाली किस पर, तो रेड की भनक मिलते ही कंपनी का इंटरनल सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाता है। किल स्विच एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पता चलता है कि रेड पड़ने वाली है हमारे ऊपर, तो कंपनी का जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो अपने आप बंद हो जाता है। किल स्विच एक सेफ्टी सिस्टम के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी को रोकना, किसी आपात स्थिति में मशीनरी को बंद करना होता है। हाल ही में जो उबेर कंपनी है जो ऑटो टैक्सी सेवा प्रदान करती है, इसकी सर्विसेज में कुछ खामियां देखने को मिली हैं। यह पर्याप्त रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए चर्चा में रही है। ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय निशानेबाज कौन है। ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय निशानेबाज कौन है। बताइए कौन है पहले भारतीय निशानेबाज। हाल ही में मेहराज अहमद खान ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। मेहराज अहमद खान ने फाइनल में 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड करके स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया के मिनसू किम ने 36 हिट रिकॉर्ड करके रजत पदक जीता। ISSF विश्व कप इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एक ब्लू रिबन इवेंट है। ISSF विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हो रहा है। पहला ISSF विश्व कप 1986 में मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए हाल ही में चर्चा में रहा था, अगर आपको जानकारी हो तो ये किस राज्य में स्थित है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की अनुमति के बाद राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ इनको शिफ्ट किया गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ इनको शिफ्ट किया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित, किस जिले में, ये बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है 52वां टाइगर रिजर्व बना है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। इसके पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। जो हमारा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है टाइगर रिजर्व है, उसके पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। दक्षिण की तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच बाघों का अधिवास शामिल है। यह अभयारण्य बाघ संरक्षण के अलावा इकोसिस्टम के साथ साथ पुष्प प्रजातियां, जितनी फूलों की प्रजातियां उनके लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व फूलों की प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम NTCA के बारे में देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सामुदायिक निकाय है, क्योंकि इसके गठन एक अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए सामुदायिक निकाय। अगर किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन होता संविधान में तो ये संवैधानिक निकाय हो जाता। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पुनर्गठित करने के लिए गठित टाइगर 2005 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एवं टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करने के लिए
टाइगर फोर्स की संस्कृति पर। एक टाइगर फोर्स बनाई गई थी। जो टास्क फोर्स बनाई जाती है उसकी समिति की सिफारिशों पर 2005 में इसका गठन किया गया था और एनटीसीए 2006 में बनी थी। यह बाघ संरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च निकाय है जिसका प्रमुख केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया है। बताइए, एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया है। हाल ही में एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कृषि अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह और सीएससी शेखर को भी शामिल किया गया। अध्यक्ष हैं संजय अग्रवाल और सदस्य सुखपाल सिंह और सीएससी शेखर। एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार जो है किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। एमएसपी उत्पादन लागत के 1.5 गुना अधिक होती है। सरकार द्वारा 23 अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। उन 23 फसलों में 14 खरीफ फसलें होती हैं, 6 रबी फसलें होती हैं, 2 वाणिज्यिक फसलें तथा 1 गन्ना की फसल भी शामिल है। गन्ना की फसल के लिए एफआरपी दिया जाता है, एमएसपी नहीं। ओके, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीएपी द्वारा एमएसपी की सरकार को सिफारिश की जाती है और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की भी सिफारिश सीएसीएपी करता है। सीएसीएपी एमएसपी की और एफआरपी दोनों की सिफारिश सरकार को करता है। सीएसीएपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न ऑफिस है। एमएसपी के स्तर और सीएसपी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। सीएससीबी अपनी सिफारिश देता है, फिर जो फाइनल निर्णय है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में लॉन्च जागृति शुभंकर किस मंत्रालय की पहल है। जागृति शुभंकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, देखते हैं हम। उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जागृति शुभंकर जारी किया गया है उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए। इसका यूज डिजिटल मल्टीमीडिया चैनलों की उपस्थिति बढ़ाने में किया जाएगा। इसे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। जो टैगलाइन है उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागो ग्राहक जागो, उसके साथ जागृति शुभंकर को भी दिखाया जाएगा। यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के प्रावधान क्या हैं? हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915, वजन माप अधिनियम के प्रावधान, केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण के निर्णय। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के प्रावधान, हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम। इसे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने में कार्य करेगा। जैसे कि कौन से पहल उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में बताएगा। हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915 के बारे में बताया। कोई भी उपभोक्ता को अगर शिकायत होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो टोल फ्री नंबर 1915 को डायल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। वजन और माप अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णयों के बारे में बताया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता विभाग द्वारा इसको जारी किया गया। हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये डबल रिपीट हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न हम। कौन सा देश जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना का भाग नहीं है? कौन सा देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भाग नहीं है? देखते हैं कौन सा भाग नहीं है। हाल ही में INSTC रसद मुद्दों और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बाधित रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से क्या है, बाधित रहा है। फिर भी 39 कंटेनरों के साथ एक रूसी ट्रेन भारत आने के लिए ईरान में प्रवेश कर चुकी है।
INSTC के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सितंबर 2000 में भारत, ईरान और रूस द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से INSTC पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? भारत ने, रूस ने, ईरान ने, सितंबर 2000 में। यह कॉरिडोर जो है हिंद महासागर, फारस की खाड़ी को ईरान, सेंट पीटर्सबर्ग से होकर गुजरते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा बहुमॉडल परिवहन है। हिंद महासागर, फारस की खाड़ी को ईरान तथा सेंट पीटर्सबर्ग से होकर गुजरते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा बहुमॉडल परिवहन है। कनाडा इस परियोजना का भाग नहीं है। भारत, रूस, ईरान इसके भाग हैं। INSTC माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल, सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। यह मार्ग ईरान और अजरबैजान के जरिए भारत और रूस को जोड़ता है। ईरान और अजरबैजान के जरिए भारत और रूस को जोड़ता है। तो ईरान की, भारत की, रूस की, अजरबैजान की लोकेशन आपको मैप में देखनी है और कौन कौन से इसके आसपास खाड़ियाँ हैं, कौन से सागर हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको देखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। आपको बताना किसने जारी किया है? भारतीय नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये नीति आयोग कई सारे इंडेक्स जारी करता है, तो उसने नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का 3rd संस्करण जारी किया है। कौन सा संस्करण? 3rd संस्करण, जिसमें फर्स्ट रहा है कर्नाटक, सेकंड तेलंगाना और हरियाणा 3rd। कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा पहले 3 स्थानों पर हैं। सूचकांक में प्रति मिलियन जनसंख्या पर पेटेंट, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन और रिसर्च पर GDP खर्च का परसेंट जैसे पारंपरिक नवाचार दृष्टिकोण के अलावा कुछ नवीन मानकों को अपनाया गया है। यह 3रा संस्करण जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ढांचे के आधार पर तैयार किया गया है। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है वाइपो द्वारा, उसी के आधार पर नीति आयोग ने अपना 3rd संस्करण जारी किया है। यह 66 अद्वितीय संकेतकों यानी इसमें 66 संकेतक शामिल किए गए हैं। भारत में नवाचारों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक अधिक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो क्या आपको याद रखना है? यह कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा फर्स्ट 3 है। ओके। नामसाई घोषणा किन 2 राज्यों के मध्य सीमा विवाद समाधान समझौता है? हाल ही में नामसाई घोषणा चर्चा में रही है, तो ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनके बीच ये सीमा विवाद को समाधान करते हैं? देखते हैं हम। हाल ही में असम और अरुणाचल के जो CM है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक हुई अरुणाचल के नामसाई में सीमा संबंधी विवादों पर। 3rd बैठक हुई है ये। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से नामसाई घोषणा जारी की है। दोनों राज्य लंबे समय से चल रहे सीमा विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एक समझौता 1960 में एक समिति द्वारा निर्धारित सीमा रेखा असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा के पुनः संरेखण का आधार होगी। यानी नामसाई जो समाधान घोषणा है वो असम और अरुणाचल की सीमा विवाद को सुलझाती है। साथ ही दोनों राज्यों ने विवादित गांवों की संख्या को 123 के बजाय 86 तक सीमित करने का फैसला ले लिया है। नामसाई घोषणा असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ये राज्य हैं और ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। असम का क्या कथक है बताइए? शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भरतनाट्यम, केरल मोहिनीअट्टम। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए जरा? शास्त्रीय नृत्य शास्त्र सम्मत और शास्त्रानुशासित होते हैं। ये नियम आधारित होते हैं। भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र इसकी उत्पत्ति हुई है। यह एकल स्त्री नृत्य, सिर्फ इसको एक स्त्री करती है। इसमें शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, शभंग, अभंग और त्रिभंग, ठीक है। एकल स्त्री नृत्य है ये, तमिलनाडु का नृत्य है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र इसकी उत्पत्ति हुई है और 3 भागों में ये बटा होता है, शभंग, अभंग और त्रिभंग। अब हम जानते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम केरल का राज्य नृत्य है और एकल महिला द्वारा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। मोहिनीअट्टम भी एकल स्त्री नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष
दोनों नर्तक भाग लेते हैं। कुचिपुड़ी में क्या होता है, पानी भरे मटके को सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य किया जाता है। बेहद लोकप्रिय है ये। पानी भरकर मटका अपने सर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करते हैं। कथक नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिस पर मुस्लिम संस्कृति की छाप मिलती है। कथक नृत्य मुगल संस्कृति से प्रभावित है। यह उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है। नटबरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। अन्य शास्त्रीय नृत्य में देख लें तो केरल का कथकली, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिय और उड़ीसा का ओडिसी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सावा, डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू कौन है? हिमनद है, मैंग्रोव है, मीठे पानी की झील है या लबड़ी झील है? सावा, डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू। देखते हैं क्या ये। हाल ही में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू राजस्थान की लबड़ी झीलें हैं, ये चर्चा में रही हैं। डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू झीलें जो है प्लाया झील है। ये एक प्रकार की प्लाया झील है। प्लाया छोटी झीलें होती हैं जिनका अध्ययन समसतही और बेसिन सूखा होता है। इनमें बारिश के बाद पानी इकट्ठा होता है और जल्दी बाष्पित हो जाता है। एक छोटा सा एरिया होता है, बारिश हो गई, उसमें पानी भर गया तो उसको बोल लेते हैं प्लाया झील, और जैसे ही धूप निकली बाष्पीकरण हो जाता है इसमें, तो ये प्लाया झील छोटी झीलें होती हैं। सांभर झील के बारे में देखते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली रेंज के गर्त को दर्शाती है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली रेंज के गर्त को दर्शाती है। 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि इसको घोषित किया गया है। सांभर झील को वेटलैंड घोषित किया गया है 1990 से। इसे 6 नदियों मेड़ता, समौद, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला से पानी मिलता है। तो सांभर झील में 6 नदियों से पानी आता है, मेड़ता, समौद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला से। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? बताइए कौन सी भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? तो INS सिंधु ध्वज को हाल ही में क्या किया गया है, 35 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रिटायर कर दिया गया, उसको सेवा मुक्त किया गया है। यह रूस से प्राप्त पनडुब्बी है जिसे 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था। पनडुब्बी एक ऐसे जहाज होते हैं जो कि पानी में डूबते हुए चलते थे, ऊपर तट पर दिखाई नहीं देते हैं, पानी में डूबे हुए चलते हैं। ये इस प्रकार के जहाज होते हैं। INS अरिहंत जो है भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। यह उन्नत प्रौद्योगिकी पोत एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल व्हीकल परियोजना के तहत निर्मित परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के अरिहंत वर्ग की प्रमुख पनडुब्बी है। परमाणु शक्ति आक्रामक पनडुब्बी ऐसे सैन्य अनिश्चित काल तक क्या होता है, समुद्र के भीतर रहकर कार्य करती है। कोई टाइम पीरियड इसका फिक्स नहीं है, समुद्र के भीतर रहकर क्या करती है, कार्य करती है। ये पनडुब्बियां टॉर्पीडो, एंटीशिप क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे कई सामरिक हथियारों से लैस होती हैं। इन पर हथियार लैस किए जाते हैं। न्यूक्लियर ताकि के अंदर रहकर अपने जो भी सागरीय क्षेत्र है, अपना जो भी वाटर एरिया है, उसकी निगरानी कर सकें, कहीं कोई शत्रु देश कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता रखने वाले देशों में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के साथ 6 देशों की सूची में शामिल है। तो 6 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। भारत द्वारा INS चक्र 2 एसन पनडुब्बी रूस से 2022 तक लीज पर ली गई है। यह अपनी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। INS अरिघाट वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रही है और 3 साल बाद सेवा में शामिल होने की इसकी उम्मीद है, INS अरिघाट के। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है? महायान बौद्ध धर्म की कौन सी विशेषता है? बुद्ध का देवीकरण, बोधिसत्वों के मार्ग पर चलना, प्रतिमा पूजन और अनुष्ठान, उपयुक्त सभी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है? चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में पशुमित्र की अध्यक्षता में, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान शाखा जो है वो ज्ञान प्राप्त करने और सभी संवेदनशील प्राणियों को सभी दुखों पीड़ाओं से बचाने के लिए बोधिसत्व के मार्ग को स्वीकार करती है। महायानियों को मानना है कि बुद्ध उद्धार करता है,
और वह मोक्ष सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध की छवियों की पूजा अनुष्ठान इस बौद्ध स्कूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। तो महायान की क्या विशेषता है? बोधिसत्व के मार्ग को स्वीकारना, बुद्ध उद्धार करता है, मोक्ष सुनिश्चित कर सकते हैं, या उनकी विचारधारा है। बुद्ध की छवियों की पूजा करते हैं, बुद्ध की मूर्ति रूप में ये लोग पूजने लगे हैं बुद्ध को। पहले बुद्ध को मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाता था, ये स्टार्ट किया है महायानियों ने। अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करना इन्होंने शुरू किया है। हीनयान सांख्य वाले क्या मानते हैं? ये बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में न करके केवल महापुरुष के रूप में करते हैं, यानी कोई मूर्ति वगैरह नहीं पूजते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग धर्म के मूल परिवर्तन के विरोधी थे। उनका मानना था कि जो भगवान बुद्ध ने जो शुरू किया है उसी को चलाते रहना है, कोई भी धर्म में परिवर्तन नहीं करना है। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। हीनयान संप्रदाय के सभा ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान की साधना अत्यंत कठोर थी, वे भिक्षु जीवन के हिमायती थे। ओके, तो क्या ना, हीनयान की तुलना में महायानी थोड़े उदार हैं, उनके नियम भी थोड़े सरल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल पहल किस मंत्रालय से संबंधित है। गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? देखते हैं हम। हाल ही में जनजातीय युवाओं को डिजिटल रूप से स्किल करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक, जिसका नया नाम मेटा है, उसकी एक संयुक्त पहल है। तो पूछ सकते हैं कि गोल किसकी पहल है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और मेटा की पहल है। इसमें आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य मेंटर और प्रशिक्षु अवधारणा के माध्यम से जनजातीय युवाओं व महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। साथ ही डिजिटल तकनीक का उपयोग करके उद्यमता को यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जनजातीय युवाओं को डिजिटली रूप से स्किल करना। गोल 2 कार्यक्रम जनजातीय समुदाय के सभी लोगों के लिए ओपन है, यानी सभी जनजातीय समूह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से मेटा की ओर से वित्त पोषित है। इसमें जो फंडिंग की जा रही है वो मेटा यानी फेसबुक इंडिया की ओर से की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से पिछले 5 वर्षों में इसमें चावल का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर कौन रहा है? लगातार 5 वर्षों से कौन देश है जो चावल का एक्सपोर्ट कर रहा है? देखते हैं हम कौन है। हाल ही में भारत में धान की फसल के अंतर्गत रकबे यानी एरिया में कमी देखी गई है, जबकि कुल फसल कवरेज में वृद्धि हुई है। एरिया कम हुआ है लेकिन फसल कवरेज क्या है? बढ़ा है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। धान भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल है। इसका कुल खाद्यान्न उत्पादन 40% से अधिक, यानी भारत में टोटल जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उसमें 40% से अधिक योगदान धान यानी चावल का है। भारत धान का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है और विश्व के निर्यात का लगभग 40% है। चावल के बारे में जानते हैं, कैसी फसल है? चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान और 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वर्षा चाहिए। खरीफ के मौसम क्या रहता है? जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक रहता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए, 100 सेमी से अधिक की वर्षा चाहिए। दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण चावल की 2 या 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं। इनमें कौन कौन सी किस्में? औंस, अमन और बोरो। ये चावल की किस्में औंस, अमन और बोरो। तो पूछ सकते हैं आपसे कि औंस, अमन और बोरो क्या है? तो ये चावल की किस्में हैं। चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। आपको यह बताना है कि पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है और पंजाब कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। मैप में देख के आप कौन सा देना है, उनकी राजधानी भी आपको बतानी है। अधिक उपज देने वाले राज्यों में पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में जारी नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? यानी नमस्ते योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है इसका उद्देश्य? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में अगर देखें तो भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हुई है। समाधान के लिए सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी जो नमस्ते योजना शुरू की गई है, उसका उद्देश्य है जो सीवर और सेप्टिक टैंक हैं उनकी मशीन से सफाई की जाए ताकि जो होने वाली मौतें हैं
उनमें कमी की जाए। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवास शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। दोनों मंत्रालय इसमें कार्यरत हैं। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता प्रक्रिया में शून्य मृत्यु स्थिति, यानी सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मियों की मानव मल के सीधे संपर्क में आने से सुरक्षा करना है। साथ ही सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई कर्मियों की आजीविका के वैकल्पिक स्रोत तक पहुंच सुनिश्चित करना है, क्योंकि जब मशीनों द्वारा उनकी सफाई होगी तो उनको फिर अलग से रोजगार के वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, डोकलाम विवाद चीन के साथ किस देश से प्रत्यक्षतः संबंधित है। यानी डोकलाम जो विवाद है चीन और किस देश के साथ डायरेक्टली रिलेटिव है। देखते हम, हाल ही में भूटान के डोकलाम पठार के पूर्वी इलाके में चीन ने एक गांव के निर्माण का संकेत देने वाली नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। वो हमारा पड़ोसी है, कोई ना कोई हरकत करता ही रहता है। ये देखिए, ये जो डोकलाम है ना, ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है, सिक्किम, भूटान और तिब्बत, यानी भारत, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर डोकलाम स्थित है। यहाँ पर चीन अपना कब्जा जमाए हुए बैठा है। डोकलाम पठार भारत, तिब्बत, भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर है। वर्तमान में चीन का यह अधिकार है, जबकि भूटान इसे अपना एरिया मानता है। डोकलाम क्षेत्र कीप के आकार जैसी चुंबी घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है। चुंबी वैली सिक्किम में पड़ती है, उसके नॉर्थ में पड़ता है आपका डोकलाम पठार। नेक्स्ट हम देखते हैं, चीन ने 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर एक सड़क का विस्तार करने की कोशिश की, जिसे भूटान ने दबा दिया था। भारत और चीन की सेना के बीच 73 दिनों तक इस क्षेत्र में गतिरोध चला था 2017 में। इस कार्रवाई का उद्देश्य था कि भूटान की सहायता के साथ साथ रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को चीनी इंटरफेयर से बचाना। एक्चुअली भूटान एक छोटा सा देश है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा इंडिया के पास है। हमने एक समझौता कर रखा है कि भूटान के पास जो भी विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, उसको भारत उसकी रक्षा करेगा। इसलिए भूटान के आसपास चीन की कोई भी हरकत होती है तो भारतीय सेना ही उसको जाके सॉल्व करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, BN कृष्णा समिति की सिफारिशों का संबंध किससे है। BN कृष्णा समितियाँ लेटेस्ट चर्चा में रहती हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप ने चिंता जताई है कि जो प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके प्रावधान व्यवसाय करने में सुगमता को बाधित कर सकते हैं। डेटा स्थानीयकरण किसी भी डिवाइस पर डेटा संग्रहित करने की प्रक्रिया है जो भौतिक रूप से उस देश की सीमाओं के भीतर मौजूद है जहां डेटा उत्पन्न होता है। मान ली इंडिया का पूरा डेटा है, तो एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इंडिया का डेटा इंडिया में ही सुरक्षित रहे, अमेरिका या अन्य किसी देश में ना रहे। निजी डेटा सुरक्षा विधेयक BN कृष्णा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। तो BN कृष्णा समिति को प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए लाया गया है, ताकि जो डेटा का स्थानीयकरण है वो कैसे हो वो ये बताएंगे। इनकी सिफारिशें भारत में डेटा सुरक्षा कानून को मजबूत करने और व्यक्तियों को निजता संबंधी अधिकार देने पर जोर देती हैं। समिति के द्वारा डेटा को आसान बनाने, विदेशी निगरानी रोकने के लिए भारत में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इकोसिस्टम का निर्माण करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधार हो, जिससे कि इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहे, अमेरिका वगैरह देश जो है उनमें ना जाए। साथ ही डेटा को स्थानिक बनाने की सिफारिश भी की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस जो चर्चा में रहा है, उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। मंकी पॉक्स एक वायरस जूनोसिस बीमारी, बिल्कुल सही है। इस रोग के लक्षण चेचक के समान होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में पहला मामला असम राज्य में दर्ज किया है, जी नहीं, भारत में पहला मंकी पॉक्स का जो मामला है वो केरल में दर्ज किया गया है। मानव में इसका पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था, सही है। देखते हम, WHO के अनुसार 70 से अधिक देशों में अब तक मंकी पॉक्स के 14,000 मामलों की पुष्टि आई है कि 70 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 14,000 मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स की ऐसी बीमारी है, जूनोसिस बीमारी, यानी ऐसी बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, उसे हम जूनोसिस बीमारी बोलते हैं। या चेचक जैसी बीमारी, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। मंकी पॉक्स जो मिश्रित जानवरों की प्रजातियों जैसे रोप गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गैम्बियन शिकारी चूहों, डॉर्मेस, गैर मानव प्राइमेट, अन्य प्रजातियों में पाया जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1970 में पहली बार मनुष्य में मंकी पॉक्स की पहचान की गई थी, जबकि मुख्य रूप से चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास किए जा रहे थे। भारत में केरल में देश का पहला मंकी पॉक्स का मरीज मिला है।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के दौरान स्टैगफ्लेशन के दौरान अर्थव्यवस्था को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं हम कि स्टैगफ्लेशन के दौरान क्या होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एक चरम आर्थिक स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति तो अधिक होती है और विकास दर स्थिर हो जाती है। यानी ऐसी कंडीशन जब इन्फ्लेशन हाई लेवल पर हो और डेवलपमेंट जो बिल्कुल ना हो रहा, एकदम स्टेबल हो जाए, विकास एकदम स्टेबल हो जाए, ग्रोथ रेट एकदम रुक जाए, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी स्थिर विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति की स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। इसमें विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर ऊंचा हो जाता है। जैसे विकास दर धीमी हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्री लेवल, उसमें वर्क एकदम रुक जाएगा, तो बेरोजगारी अपने आप पैदा हो जाएगी, यानी रोजगार ही नहीं मिलेगा लोगों को। मुद्रास्फीति एक ही समय में उच्च रहती है, यानी हाई लेवल पर पहुंच जाती है। आमतौर पर बढ़ती मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेतक है, क्योंकि लोगों के पास सामान की समान गुणवत्ता पर अधिक मात्रा में खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, लोगों के पास पैसों की अधिकता हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पाती, तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। इसी तरह जब आर्थिक विकास रुक जाता है तो मुद्रास्फीति क्या है, कम होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप फिर बेरोजगारी बढ़ती है। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति उच्च और आर्थिक विकास धीमा एक साथ होते हैं। दोनों स्थितियां जब एक साथ होती हैं, यानी हाई लेवल पर आपका इन्फ्लेशन हो और विकास दर भी कम हो रही हो, स्थिर हो, तो उसे बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन शब्द 1965 में यूके के सांसद यान मैक्लोर द्वारा दिया गया था। यूके के सांसद द्वारा ये दिया गया था। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि कम विकास दर की स्थिति में जो केंद्रीय बैंक है वो मांग पैदा करने के लिए कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। कम ब्याज दरें भी कीमतों को बढ़ाती हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं। जैसे आपको कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी आपकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए इन उपकरणों को तब नहीं अपनाया जा सकता जिससे कम वृद्धि उच्च मुद्रास्फीति के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा, तो हम देख लेते हैं कि कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में NTCA द्वारा जारी सूचना के अनुसार नामीबिया से क्या किया जा रहा है, अफ्रीकी चीतों को पहला जत्था जो है मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में पहुंचाया जाएगा। कूनो पालपुर अभयारण्य को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। यह चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें तेंदुआ, सियार, चित्तीदार हिरन, सांवर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सूअर, 4 सींग वाले मृग हैं। यह सब चीता जैसी बिल्ली प्रजाति के लिए एक आदर्श और आधार उपलब्ध कराते हैं। अब हम एशियाई चीता के बारे में देखते हैं। एशियाई चीता को IUCN की लाल सूची में जो रेड लिस्ट होती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि जो एशियन टाइगर है वो IUCN की सूची में किस श्रेणी में शामिल है, तो वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। यह अफ्रीकी चीता की तुलना में छोटा और मटमैला होता है, यानी यहाँ कंपेयर करें तो एशियाई चीता की तुलना में अफ्रीकी चीता कैसा होता है, बड़ा होता है। एशियाई चीता का सिर छोटा और गर्दन लंबी होती है। भारत सरकार ने 1951 से 52 में आधिकारिक रूप से एशियाई चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया था। यानी भारत में चीता कब विलुप्त हो गया था, 1951-52 में। अफ्रीकी चीता IUCN की सूची में वल्नरेबल है। एशियाई चीता क्रिटिकल इंडेंजर्ड, अफ्रीकी चीता वल्नरेबल। जो अफ्रीकी चीता है वो एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है। वर्तमान में इसमें 6,500 से 7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं। अफ्रीकी चीता। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन फैक्ट्रियों, औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी, कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो हम देखते हैं इसमें कि औद्योगिक विवादों, कामबंदियों, छटनी, सांख्यिकी, श्रम ब्यूरो का एक वार्षिक प्रकाशन, इसको क्या है, जो लेबर ब्यूरो है उसका प्रकाशन है। लेबर ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1946 को हुई थी। रोजगार मंत्रालय के तहत कार्यालय है।
मजदूरी कमाई उत्पादकता श्रम रोजगार के आंकड़ों को एकत्रित करता है। उद्योगों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, कृषि, ग्रामीण मजदूरी, मजदूरी दर सूचकांक, उद्योग संबंध आंकड़े इसी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी किस रोग के उपचार के लिए यूज की जाती है। कार टी सेल थेरेपी है किस रोग के उपचार के लिए यूज की जाती है। कार टी सेल आनुवंशिक रूप से डिजाइन की गई टी कोशिकाएं हैं। ये कैंसर इम्यूनोथेरेपी के उपयोग के लिए एक कृत्रिम टी सेल रिसेप्टर का उत्पादन करने में सहायक हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी कोशिकाओं को विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करने की नई क्षमता के लिए इंजीनियर किए गए रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। इसका उपयोग रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कार टी सेल थेरेपी का यूज किया जाता है। हम टी कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। टी कोशिकाएं मुख्य रूप से थाइमस में उत्पन्न होती हैं। टी कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? थाइमस में। ये अत्यधिक परिवर्तनशील टी सेल रिसेप्टर द्वारा विदेशी कणों यानी एंटीजन को पहचानते हैं। टी कोशिकाएं क्या है? एंटीजन को पहचानने का कार्य करती हैं, कौन शत्रु हम पर आक्रमण कर रहा है। दो प्रकार की होती हैं टी कोशिकाएं, एक तो सहायक होती हैं, एक साइटोटॉक्सिक होती हैं। सहायक टी कोशिकाएं जो होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करती हैं। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं वायरल से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को मार देती हैं। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं क्या होती हैं? कोई भी संक्रमित कोशिकाएं तो उसको क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी। और कहीं भी ट्यूमर है तो उसको मार देती हैं। हाल ही भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जल्दी बताइए, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? हाल ही में जारी WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चला है कि कोविड-19 के दौरान बचपन की टीकाकरण में पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कोविड चल रहा था तो लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, डरे हुए थे कि कोविड फैल जाएगा, तो बच्चों को टीके नहीं लगाए गए। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया था। लक्ष्य था कि 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण की पहुंच सुनिश्चित करना। फरवरी 2022 में गहन मिशन इंद्रधनुष का चौथा दौर इसका शुरू हुआ था फरवरी 2022 में। अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान 3.86 करोड़ बच्चे और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। मिशन इंद्रधनुष जो है उसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज के खिलाफ टीकाकरण शामिल है। 12 बीमारियों के लिए इसमें टीकाकरण किया जाता है। डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, टाइप बी संक्रमण, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन और खसरा और रूबेला। 12 बीमारियों के लिए इसमें टीकाकरण किया जाता है। तो ये 12 बीमारी आपको पता होना चाहिए। आपसे ऑप्शन पूछ लेंगे कि निम्न में से किस बीमारी के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण नहीं किया जाता है ना, या कौन सी बीमारी उसमें शामिल नहीं है। तो आज का लेक्चर आप फिनिश करते हैं हम। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी मैंने लोकेशन बताई आप अपने मैप में देखेंगे, उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे ना एग्जाम हॉल में, आपको कन्फ्यूजन उतना ही कम होगा। आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी और अपने एग्जाम को जो प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे और प्रश्नों को समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो मैं पूरी कोशिश से करती हूँ कि प्रश्न आपको समझाऊँ कि कहाँ से कैसे बन सकता है। इनमें जो भी बीमारियाँ हैं उसमें आप ये भी तैयार कर सकते हैं कौन सी बीमारी किससे होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से होती है, इसके लिए कौन सी इलाज बनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही मंकी पॉक्स चर्चा में आया तो उसके बारे में विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और फीडबैक देना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को सकारात्मक वे में लेकर चलें। सकारात्मकता आपके जीवन में महत्वपूर्ण सफलता रहती है। ठीक है, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।